नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद देहरादून दौरे पर रहेंगे, जिस पर वे प्रेस वार्ता कर बजट की खूबियों को आमजन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। रविशंकर प्रसाद के दौरे को लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो केंद्र बजट पेश किया है, उसमें गरीब, मजदूर, किसान, जनजातीय समाज और आमजन को लाभ पहुंचाने वाला बजट पेश किया है, जिसको लेकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर से जन जन तक बजट की खूबियों को पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही शानदार बजट प्रस्तुत किया है, जो देश का मान और सम्मान बढ़ाने वाला बजट है। इस बजट को लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कार्यक्रम निश्चित किए गए हैं, जिससे कि हमारे जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इसकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उससे लोगों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके और आम जन तक उसकी खूबियां सबको मालूम हो सके। इसके लिए केंद्र स्तर पर सभी प्रदेशों में हमारे वरिष्ठ नेताओं को कहीं न कहीं किसी प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, विचार गोष्ठियों के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भराड़ीसैंण पहुंचे और गैरसैंण की उपेक्षा को लेकर विधानसभा परिसर के बाहर 1 घंटे के मौन उपवास पर बैठे। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान पुलिस ने हरीश रावत को मुख्य विधानसभा भवन के परिसर में भी जाने से रोका। हरीश रावत ने कहा कि इसके विरोध में देहरादून विधानसभा के बाहर उपवास पर बैठूंगा। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद रहे। मौन उपवास पर बैठे हरीश रावत और कई पूर्व केंद्रीय मंत्री और उपवास पर कई अन्य मंत्री भी शामिल हुए। इसके साथ ही उपवास पर बैठने की चेतावनी भी दी है। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता इस दौरान चमोली में मौजूद रहे। मौन उपवास पर बैठे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत और उन्होंने कहा कि अगर मांगे नहीं मिली तो उपवास पर बैठेंगे। 3 माह पहले जब राज्य सरकार ने शीतकालीन सत्र, जो वर्ष का अंतिम सत्र था, उसको भराड़ीसैंण में करने से इनकार किया और कहा कि ठंड लग जाएगी, तब ये कहा था कि लोगों को ठंड नहीं लगती और लगती भी है तो ये हमारी अपनी ठंड है। मैं 1 घंटे का मौन उपवास। तो कांग्रेस शासनकाल में हुई दरोगा भर्ती के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बयान दिया। हरीश रावत ने कहा है कि उनके समय में हुई दरोगा भर्ती में उनके द्वारा निष्पक्ष तरीके से भर्ती हुई है और उन्होंने सरकार को सीधे तौर पर कहा है कि सरकार इसकी गहनता से जांच करे। उन्होंने कहा कि अगर इस भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो ये उत्तराखंड की पंतनगर यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले में सरकार को इसकी जड़ तक जाना चाहिए। तो दरोगा भर्ती पर हरीश रावत का बड़ा बयान। कन्याकुमारी से कि आप जो है जांच करिए, बल्कि उस समय की डीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीजी विजिलेंस, एडीजी विजिलेंस, उन सबको सम्मान करिए और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। यदि पंतनगर जैसा विश्वविद्यालय इस तरीके के भ्रष्टाचार का कारण बन सकता है तो ये निश्चित तौर पर जो है चिंता का विषय है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, इसके अलावा कांग्रेसी नेता प्रदीप टमटा के साथ गैरसैंण की अनदेखी के विरोध में शांतिप्रिय ढंग से मौन व्रत रखने के लिए जब गैरसैंण
गए तब प्रशासन के द्वारा उनको भराड़ीसैंण में रोका गया। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ धक्का मुक्की की गई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हम आरोप लगाते हैं कि यह सब बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने गैरसैंण के मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक रूप देने के लिए किया। गैरसैंण को बीजेपी के ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, एक दिन भी वहां सत्र नहीं चला है। ऐसा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि इस बार 26 जनवरी के दिन भी किसी भी मंत्री ने वहां पर जाकर झंडारोहण नहीं किया, जो अपने आप में बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब है। गैरसैंण की अनदेखी के विरोध में शांतिप्रिय ढंग से मौन व्रत रखने के लिए जब गैरसैंण गए, भराड़ीसैंण जाने से उनको प्रशासन के द्वारा रोका गया और सरकार के निर्देश पर उनके साथ जिस तरीके से बर्बरता की गई है, जिस तरीके से एक 75-76 साल के व्यक्ति के साथ धक्का मुक्की वहां हुई है, हम उसका घोर निंदा करते हैं और आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने गैरसैंण के मुद्दे को केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया। जब से गैरसैंण को बीजेपी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, एक दिन भी वहां सत्र नहीं चला। तो उत्तराखंड कांग्रेस भवन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। बता दें, भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से देश के विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए कश्मीर में समापन किया गया। तो वहीं उत्तराखंड से भी कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भारत जोड़ो यात्रा में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत वरिष्ठ युवा नेता वैभव वालिया भारत जोड़ो यात्रा में कप्तान की भूमिका निर्वहन कर रहे थे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के समापन के उपरांत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भारत जोड़ो यात्रा में उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारियों को शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। करण महारा ने कहा कि यह हमारे देश के हिमवीर हैं, जो देश के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो यात्रा में शामिल हुए पदाधिकारी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया। भारत जोड़ो यात्रा में जो भी यात्री शामिल हुए थे उन सभी को सम्मानित किया और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में इन सभी यात्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में जो यात्री शामिल हुए थे उन सभी को करण महारा ने सम्मानित किया। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन सभी को सम्मानित भी किया गया। हम लोगों ने यहाँ सम्मानित कर रहे हैं क्योंकि मेरे लिए और मेरी कांग्रेस पार्टी के लिए गर्व का विषय है कि इतने बड़े देश में जहां केवल 197 लोगों को इस यात्रा में भारत यात्री के रूप में सम्मिलित होने का मौका मिला, मेरी स्टेट से 7 भारत यात्री वहां सम्मिलित हो पाए और एक व्यक्ति लगभग 95% रहे। मनीष खंडूरी जी, वैभव वालिया जी, मोहित जी, राजपाल जी, हमारी बहन इशिता जी, हमारे अंकित शाह जी, ललित रसवान जी, ये लगातार इसमें बने रहे। और गौरव की बात इसलिए है कि हमारे इन साधु भारत यात्रियों ने वहां किसी न किसी चीज को लीड किया, ये वहां कैप्टन के रूप में थे। तो इससे भी हमारे उत्तराखंड की ताकत का एहसास होता है और हमको गर्व होता है। तो खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला का एक बयान सामने आया, जहां उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा को बहुत ही अनुभवी बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में यात्रा कर एक सुखद अनुभव मिला है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर बहुत राजनीति है, लेकिन यात्रा में हमने सभी धर्मों को एक साथ लेकर चला। उन्होंने कहा कि जो पैदल यात्रा के दौरान मैंने अपने देश को इतने करीब से देखा वह बहुत सुंदर है और खूबसूरत है। देखिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम लोगों की जो यात्रा चली, ये बहुत बड़ा अनुभव है अपनी जिंदगी के लिए। मतलब एज ए कांग्रेसी नहीं, मैं एज ए पर्सन बोलूंगी कि ये अपने आप में अपनी यात्रा भी है, अपनी लाइफ की यात्रा भी है और इसका अनुभव बहुत अच्छा था। और जो हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने इस यात्रा की शुरुआत करी और जो 200 भारत यात्री जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा साथ चले और जो प्यार, जो सम्मान, जो उम्मीद हमें लोगों
से मिली वो बहुत अलग थी। और मैं ये जरूर बोलना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत सारी चीजें टीवी में देखते हैं, बहुत सारे मुद्दों को देखते हैं, हम देखते हैं हमारे देश में लड़ाई झगड़ा है, हिंदू मुस्लिम है, धर्म की राजनीति है, लेकिन ऐसा नहीं था जब हम लोगों के बीच में। हल्द्वानी में अवैध निर्माण पर प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवालिक विहार में छापेमारी की है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने डमुआडुहा के शिवालिक विहार में छापा मारते हुए बिना परमिशन से खुद जा रहे बेसमेंट में खनन करते हुए रंग के हाथ पकड़ता देख जेसीबी लगाकर बेसमेंट की खुदाई की जा रही है। तभी सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और काम रुकवाकर खनन विभाग के अधिकारी और अन्य अधिकारियों को बुलाया। बता दें, आवासीय नक्शा पास करके कमर्शियल काम किया जा रहा है। मैंने अपनी प्राधिकरण की टीम को निर्देशित कर रखा है कि वो अपने अपने एरिया में घूमते रहें और शुरुआती दौर पर जब शुरुआती दौर पर हो उसी समय कार्रवाई करें। तो आज ये शिकायत यहाँ से प्राप्त हुई थी कि बेसमेंट खुद रहा है, मौके पे जेसीबी लगी हुई है। तो जब हम लोगों ने यहाँ निरीक्षण किया है तो मौके पे जेसीबी भी है और इन्होंने जो नक्शा दिखाया है वो इनका आवासी में पास है। और फिलहाल अभी चूंकि सिर्फ बेसमेंट खोद रहे हैं तो नक्शे के बारे में स्थिति इसलिए स्पष्ट नहीं हुई कि ये बनाएंगे क्या, लेकिन बेसमेंट पास नहीं है तो उसके आधार पर हमारी इसमें कार्रवाई हो रही है। खबर रामनगर से, जहां ग्राम पिरुमात्रा में लगातार डंपर वाहन ग्रामीणों की मौत का काल बन रहे हैं। पुलिस प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। पहले भी इस एक डंपर चालक की लापरवाही से बिजली के 11 पोल टूट गए थे। वहीं ऐसा ही एक मामला गांव भवानीपुर से सामने आया है, जहां मोहिनी देवी के मकान में डंपर वाहन घुस गया। फिलहाल इस दुर्घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं वाहन चालक मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इस क्षेत्र में चौकी पुलिस की मिलीभगत के कारण अवैध खनन और ओवरलोडिंग खुलेआम से हो रही है। वहीं हादसे की सूचना पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने रोष जताते हुए इस क्षेत्र में डंपर वाहन न गुजरने की मांग की। पुलिस ने सर मुझे ये धमकी दी हुई है कि अगर आप ज्यादा बोलोगे तो आपको हम वो करेंगे, कार्रवाई कराएंगे आप पे, ठीक है। दूसरी बात ये बोली गई है कि अगर तुम्हारा बच्चे की बात आई थी, हमारे बच्चे को नुकसान हुआ, तुम्हारे बच्चे को नुकसान हुआ है क्या? सीधा उन्होंने घटना घटी है, कोई मर गया क्या? मर गया, सीधा ये बोला गया है। तो अब इसमें पुलिस वालों के साथ क्या कार्रवाई की जाए, आप ये बताइए। मामला ये है कि 11:30 बजे डंपर आया, हम सो ही रहे थे, नींद भी नहीं आई थी, बल्कि हम अंदर आए। मेरे को तो ऐसा लगा कि भूकंप आ गया, शायद हमारा घर ही गिर गया। भूकंप आया, मैं गेट पे आई, तब तक देखा तो क्या कहते डंपर ऊपर ही चढ़ा हुआ था। मैं छत में गई, मैंने गेट नहीं खोला, मैं छत में गई, मैंने फोन किया अड़ोसी पड़ोसी को, सबको फोन किया, सबने फोन किया, रिसीव किया। मैं छत में गई, मैंने डंपर वाले को ये धमकी दी, मैं कहा तू यहाँ से जाइयो मत, यहीं पे रहियो, देख ले तू गया तो वो गया भी नहीं। बाद में भागा, जब सब आ गए थे, एक उसमें से भाग गया, एक क्या कहते थाने में ले गए। जो है नो एंट्री जो है जोन वहाँ पे को बनाया गया है। छोटे बच्चे भी स्कूलों से जहाँ पर निकल रहे हैं, मैं स्वयं जिस्सागंज क्षेत्र में परसों गया था, तो वहाँ पर भी जो है नो एंट्री का सिस्टम रखा हुआ है और प्रभावी कार्रवाई हम लोगों के स्तर पर भी जो ओवरलोडिंग के खिलाफ भी और सड़क सुरक्षा की दृष्टि से की जा रही है। कल का ये बड़ा दुखद यहाँ पर रहा और एक 22 टायरा डंपर जो है उसने एक मकान को क्षति पहुँचाई है, उसके खिलाफ भी अभी ये तहरीर दर्ज कर दी गई है और जो भी मुआवजा होगा वो उसके स्वामी से उसको वसूल कर इनको दिया जाएगा। खबर दिनेशपुर से, जहां पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इन जुआरियों से 5 मोटरसाइकिल, 52 ताश के पत्ते और 6,970 रुपए बरामद किए। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में चलाए जा रहे संदिग्धों की धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं थानाध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा, हमें मुखबिर की सूचना के अनुसार दबिश देकर जुआरियों और सार्वजनिक स्थान से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। किसी भी सूरत पर अनैतिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पर हमारे द्वारा छापेमारी करी गई, तो जिसमें हमने 6 व्यक्तियों को पकड़ा है, जिसमें रवि मंडल, गुरप्रीत सिंह, भोला सिंह, कस्तूरी सिंह, सूरज बड़ी और लक्ष्मण मंडल, जो दिनेशपुर के ही रहने वाले हैं। इनसे हमने 52 पत्ते ताश के और 5970 रुपए और 5 मोटरसाइकिल हमने बरामद की है, जिस पर हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना कार्रवाई प्रचलित है।
चंपावत जिले के पाटी थाना क्षेत्र के वारसी गांव में एक सन्यासी बाबा ने बाथरूम के अंदर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। वहीं गांव के ग्राम प्रधान खिमानंद जोशी ने पाटिका थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पाटी थाने के एसओ दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और साथ ही बाबा की शव को कब्जे में लेकर घटनास्थल की जांच की। एसओ गोस्वामी ने बताया कि वारसी गांव की पाताल रुद्रेश्वर गुफा में रहने वाले ओशोपंथी बाबा उर्फ ध्यान योगी ने 315 बोर के तमंचे से गुफा के बाहर बने बाथरूम में अपने माथे में गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। बाबा ध्यान योगी की जेब से सुसाइड नोट के साथ साथ पुलिस ने 315 बोर का तमंचा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर लोहाघाट पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। श्री खिमानंद जोशी जी द्वारा सूचना दी कि बारसी गांव रुद्रेश्वर गुफा के पास बाथरूम में स्वामी ध्यान योगी जी महाराज ने स्वयं गोली मारकर आत्महत्या कर ली की सूचना पर मैं थानाध्यक्ष मौके पे गया। मेरे द्वारा देखा तो वहां पे एक 315 बोर का तमंचा जिसके चैम्बर में भी फूका पड़ा था तथा 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए व उनके द्वारा स्वयं आत्महत्या करने का एक सुसाइड नोट भी जेब से बरामद हुआ। रामनगर से जहां ग्राम सांवलेत पूर्वी नई बस्ती के पास नदी किनारे के व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिलने का मामला सामने आया। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलने पर सीओ बलजीत सिंह भाकुनी और कोतवाल अरुण कुमार सैनी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया और साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। इस दौरान सीओ बलजीत सिंह भाकुनी ने बताया कि इसी गांव में रहने वाला 49 वर्षीय रमेश चंद्र रात को अपने गेहूं की चौकीदारी करने के लिए खेत में गया था और अगले दिन सुबह अज्ञात लोगों ने पत्थरों से चेहरा कुचलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। द्वारा सूचना तो ये है कि सावलते नदी के पास एक डेड बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर आई है। मृतक रमेश 49 वर्ष है इसकी उम्र। कल शाम से ये नहीं देखा गया। आज सुबह इसकी सूचना प्राप्त हुई है। सूचना पर पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है, आवश्यक कार्य किया जा रहा है। खबर देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेल सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र बजट में 5004 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विशेष धन्यवाद किया और आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे निस्संदेह राज्य में रेल सुविधाओं का विस्तार होगा, साथ ही यात्री सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। बताते चले कि प्रदेश में 11 प्रमुख रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। साथ ही देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रूप भी दिया जाएगा। रेल सुविधाओं को लेकर किए गए प्रावधानों में यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। वन स्टेशन वन क्रेडिट योजना राय के स्थानीय उत्पादों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। पर्यटन और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पौड़ी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बिलखेत क्षेत्र में शुरू हुई साहसिक खेलों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री सतपाल ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर साहसिक खेलों से पहाड़ी जिलों की दशा बदली जा रही है। एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाने के लिए अब पर्यटक लैंसडाउन में वापस लौटने के बजाय बिलखेत भी पहुंचेंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कहा कि न्यार घाटी में पर्यटन की संभावना बढ़ाने के लिए जल्द ही वाटर स्पोर्ट्स भी शुरू किए जाएंगे, जिसमें कायाकिंग और राफ्टिंग शामिल है। आगे जानकारी देते हुए बताया कि पर्यटक पौड़ी पहुंचकर हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला का दीदार भी पहाड़ के रमणीक स्थल से कर सकेंगे। हमारे लैंसडाउन में पर्यटक आ रहा है और उसके बाद वो सोचता है कि क्या करूं मैं, तो हम चाहते हैं कि ये पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी, ये हमारी जो हमारा फ्लाइंग सफारी है, ये सब जगह यहाँ पर हो। और भी हमारी बहुत सुंदर घाटियां हैं और इस प्रकार के स्थान हैं जहाँ हम पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एयर बलूनिंग भी हो रही है और अपने आप में अगर आप टर्की में कापाडोसिया में जाएं तो हजारों बलून्स वहाँ उड़ते हैं। इस प्रकार के बलून्स यहाँ होंगे जिसपे हम लोगों को ब्रेकफास्ट भी करा सकते हैं और लोग यहाँ की सुंदरता और हिमालय का जो रमणीय दृश्य है, हिमाच्छादित दृश्य है, बर्फ से ढकी जो पहाड़ियां हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। तो हमारा टूरिज्म जो है उसको 4 चांद लग जाएंगे और टूरिज्म बहुत बढ़ेगा। तो
कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार रोड स्थित पुरानी चुंगी के पास पहुंचे। उन्होंने एनएच अथॉरिटी के अधिकारियों को मौके पर बुलाया और उन्होंने कोयल घाटी से चंद्रभागा पुल तक अधूरे पड़े नाला निर्माण और सड़क चौड़ीकरण के काम में लापरवाही बरतने पर नाराजगी जताई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही 3 दिन में बंद पड़े काम को शुरू करने और 31 मार्च तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। समय सीमा पर काम पूरा न करने पर मंत्री ने अधिकारियों को कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इसमें कुछ हद तक अतिक्रमण कारण रहा है कि ठेकेदार को पूरा राइट ऑफ वे हम नहीं दे पाए। जहां नालियां बन रही हैं वहां पे दूसरे विभागों की यूटिलिटी आ जा रही है बीचों बीच। वो यूटिलिटी शिफ्टिंग न होने के कारण और इंक्रोचमेंट के कारण ये काम पिछले 1 साल से रुका हुआ है। तो हमारे पास इस वित्तीय वर्ष में अब मात्र 45 दिन बचे हैं और काम भी 45 दिन से ज्यादा का नहीं है। तो मेरा लक्ष्य है कि मैं इसे 31 मार्च तक समाप्त करूंगा। देखिए, जिस प्रकार से कछुआ गति से ये काम यहाँ पे चल रहा था, निश्चित रूप से मुझे मेरे विधानसभा क्षेत्र के इस कार्य में मैं इनकी सीधी लापरवाही समझ रहा हूँ विभाग की। और मुझे ये भी कहना है कि जो जगह जगह इन्होंने काम छोड़ा, अनेकों घटनाएं लगभग यहाँ पे हुई है। ये तो भगवान का शुक्र है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। और उसके बावजूद जब यहाँ पानी आता है तो पानी का जो फ्लो और पूरे उसके कारण घरों में, दुकानों में, अन्य स्थानों पे जाता है, जिसके कारण लोगों को और दिक्कत हो रही है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।